नमस्कार दोस्तों, 2017 में अगर आपको याद होगा, पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये वीडियो बड़ा वायरल गया था। बहुत ही एक्साइटमेंट में चिल्ला कर ये पेटीएम के सक्सेस का जश्न मना रहे थे। बड़े फेमसली इन्होंने कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन आज अफसोस 7 साल के बाद आज के दिन सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी है। जो पेटीएम के साथ है वो रो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक भयंकर तरीके से इस कंपनी का क्रैश देखने को मिला है। 30 जनवरी को इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 760 पर था और आज ये 380 से भी नीचे गिर गया है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझते हैं पेटीएम के राइज और डाउनफॉल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। पेटीएम की शुरुआत हुई थी दोस्तों साल 2010 में, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपने फोन का रिचार्ज कराते थे और लैंडलाइन के बिल्स की पेमेंट भरते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपने ऐप में फीचर्स डाले और ये सिर्फ जनवरी 2014 में ही हुआ था कि पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे। पेटीएम का इस्तेमाल करके 2015 तक आते आते मेट्रो के रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल्स की पेमेंट करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी के पॉपुलैरिटी में जंप सिर्फ 8 नवंबर 2016 के बाद ही देखने को मिला और वो दिन था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight। नोटबंदी के अगले ही दिन देश भर के ढेर सारे अखबारों में कुछ ऐसी फ्रंट पेज ऐड छपी थी कि पेटीएम कांग्रेचुलेशंस टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एटीएम नहीं पेटीएम करो, यहाँ पर खड़ी हुई पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम को लेकर के लोगों ने सवाल उठाया कि क्या पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ। इस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना अपनी एडवर्टाइजिंग करते वक्त और नोटबंदी का फैसला जिसे सीक्रेटिव बताया गया, जो कि 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे लिया गया था, तो ऐसा कैसे कि अगले ही सुबह 9 नवंबर को अखबार में फ्रंट पेज ऐड छपी थी। क्या इस कंपनी को पहले से ही पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है? हुआ जो कुछ भी, लेकिन एक चीज इससे बड़ी साफ थी कि पेटीएम का बहुत बड़ा फायदा हुआ इस एक छोटे से फैसले की वजह से। यूरो मनी की रिपोर्ट के अनुसार पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन कस्टमर्स थे, लेकिन नोटबंदी के सिर्फ 3 महीने बाद ही इन कस्टमर्स का आंकड़ा 185 मिलियन से भी पार हो चुका था। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी इस मौके को कैपिटलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेटीएम ने 10,000 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया कि वो अपने QR कोड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, लोकल दुकानों पे वेंडर्स के पास जाके शहर में दुकानों को इनकरेज करे कि सब के सब पेटीएम करो। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी समय के दौरान 2-3 कंट्रोवर्सीज और खड़ी होती है। एक था कि पेटीएम का चाइनीज लिंक। साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने $680 मिलियन इस पेटीएम कंपनी में इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का इस चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर है जैक मा और विजय ने इन्हें अपना हीरो बताया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फाइनेंशियल अखबार को, I become totally interested in China, Alibaba and Jack, all three things। हाल ही में इंडिया में चीन के रिलेशनशिप्स आप जानते ही हैं, चाइना बार बार इंट्रोड्यूस किए जा रहा है इंडियन बॉर्डर्स के अंदर और साल 2017 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी हुआ था। इसलिए काफी सारे लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेकर के कि सामने में कंपनी बड़ा देशभक्त बनती है जब लोगों को कुछ बेचना होता है, लेकिन पीछे से इस कंपनी ने चाइनीज फंडिंग ले रखी है। इस क्रिटिसिज्म के चलते चाइनीज का जो स्टैक था उसे वापस लिया गया और कंपनी के 2023 में करीब 10% स्टैक विजय ने वापस खुद अपने नाम कराया, खुद को ट्रांसफर कर लिया। चाइनीज स्टैक कंपनी के पास अभी 13.5% है अराउंड में एज ऑफ नाउ। मई 2018 में अगली कंट्रोवर्सी उठी पेटीएम को लेकर के। इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया। इनके अंडरकवर रिपोर्टर ने पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा से मिलने गए, जो कि विजय शेखर शर्मा के भाई हैं, और इस बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाओगे अपने ऐप के जरिए, तो उन्होंने खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया। वीडियोस वगैरह भी उसमें डल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दूंगा मटेरियल। वो सब हम कर देंगे अगर मेरे से आरएसएस देगा।
क्योंकि आरएसएस तो हमारे ब्लड में है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार ने हमसे कुछ पेटीएम यूजर्स का जम्मू कश्मीर में डेटा मांगा तो हमने खुशी खुशी उसे दे दिया। जब जम्मू एंड कश्मीर में स्टोन की पेंटिंग हो रही थी तो हमने उसे खुशी खुशी सरकार को दे दिया। जो जेके में बंद हुए थे ना जो पथराव वाला तो हमसे पर्सनली पीएम से फोन कहा गया था हमें डेटा दे दो, हो सकता है पेटीएम यूज ना करें। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सी से कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कंपनी आगे तेजी से ग्रो करती रही। साल 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया। इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करनी शुरू की और पेमेंट्स बैंक कुछ मायनों में एक बैंक की तरह होते हैं जहां पर आप अपना बैंक अकाउंट बना सकते हो, पैसे डिपॉजिट करा सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन कमर्शियली एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक की तरह में कुछ कंपैरिजन देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपैरिजन देखने को मिलते हैं। पेमेंट्स बैंक मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हैं, बहुत कम इनकी फिजिकल ब्रांचेस होती है। पेमेंट्स बैंक की ओर से आरबीआई ने रूल्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकते जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। इनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती। कमर्शियल बैंक्स में आप जितना चाहे उतना पैसा बैंकों में डिपॉजिट करा सकते हो, लेकिन पेमेंट्स बैंक की एक लिमिट रखी गई है आरबीआई के द्वारा। 2 लाख रुपए से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करा सकते। इतना डिटेल में मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन जो ये पेटीएम की हालत हुई है ना, ये इनके पेमेंट्स बैंक की वजह से ही हुई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, देश भर की मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करता है और देश में पैसे छापने का काम भी करता है। बाकी सारे जितने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उन्हें आरबीआई के बनाए हुए रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो 31 जनवरी 2024 को जो हुआ पेटीएम का क्रैश देखने को मिला, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता रहा है। परसिस्टेंस, नॉन कंप्लायंस इनकी तरफ से देखने को मिली और इसलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम अपने पेमेंट्स बैंक में कोई नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कस्टमर्स अकाउंट में टॉप अप कराया नहीं जा सकता, नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग नहीं की जा सकती। और आरबीआई ने कहा कि जितने भी नोडल अकाउंट्स बने हुए हैं इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक में उनको बंद होना चाहिए 15 मार्च 2024 तक। नोडल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन सर्विसेज वाले बिजनेस को यूज करते हैं। और जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, तो आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस तो यूज कर सकते हो, लेकिन 29 फरवरी के बाद से उसमें पैसे नहीं डाल सकते। तो जाहिर सी बात ये हुई कि बहुत बड़ा फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन आरबीआई ने उठ करके सोचा कि चलो आज पेटीएम की क्लास लगाते हैं और ये सारे डिसीजंस ले लिए, बल्कि इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। सच बात यह है कि पेटीएम को बार बार सालों से वार्निंग दी जा रही थी आरबीआई के द्वारा, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरे। नवंबर 2017 में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ और जून 2018 में पहली वार्निंग भी आई थी आरबीआई की तरफ से। एक ऑडिट ने पाया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। कस्टमर्स इनके बैंक में अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जाता और जो केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर की कंप्लायंस है, वो भी नहीं देखी जा रही पेटीएम के द्वारा। तो आरबीआई ने कहा कि पेटीएम नए कस्टमर्स के ऑनबोर्डिंग में बंद हो सकता है जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं वो करता। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर के कुछ एक्शन तो जरूर लिए, क्योंकि जनवरी 2019 को आरबीआई ने कहा कि ठीक है पेटीएम, अब आप अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना वापस से शुरू कर सकते हो। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो हटा दी, लेकिन करीब 2.5 साल के बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगता है। पेटीएम पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त जो इन्फॉर्मेशन भरी थी, जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो गलत दिए थे। आरबीआई कहता है कि वही चीजें जिसको लेकर के हमने आपको पहले भी वार्निंग दी थी, कस्टमर्स को ढंग से आप वेरीफाई नहीं किए करते, कस्टमर्स को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, वही चीजें दोबारा देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगाई जाती है। अक्टूबर 2023 में एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है पेटीएम के ऊपर 5 करोड़ रुपए का। आरबीआई इस उम्मीद में था कि अब पेटीएम 2 वार्निंग और 2 बड़े फाइन लगाने के बाद में कम से कम अब तो पेटीएम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर ले, अपने कस्टमर्स की वेरिफिकेशन को ढंग से करना शुरू कर दे। लेकिन इस सब के बाद भी पेटीएम ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया और इसी रीजन से 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा कि बहुत हुआ, अगर ढंग से रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा तो बंद करो, क्या खेल लगा रखा है ये।
तब आरबीआई ने जो चीजें पाई वहां पर ये चीजें बड़ी शॉकिंग थी। CNBC के अनुसार पेटीएम ने लाखों कस्टमर्स को अपने बैंक में अकाउंट खोलने दिए बिना KYC कराए। कुछ हजारों केसेस में ऐसे भी मिले जहां पर हजार कस्टमर्स ने अलग अलग अकाउंट्स खोल रखे थे सेम पैन कार्ड का इस्तेमाल करके। कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिली करोड़ों रुपए की। यहाँ पर पोटेंशियली मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी सामने आया। हो सकता है कि पेटीएम को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए यूज किया जाता हो। आउटलुक ने रिपोर्ट किया कि एक लिस्ट के अनुसार पेटीएम के पास करीब 35 मिलियन वॉलेट्स है, जिसमें 31 मिलियन वॉलेट्स अभी इनएक्टिव पड़े हैं जिन्हें कोई यूज नहीं करता, और जो बचे हुए 4 मिलियन है उनमें ज्यादातर कोई बैलेंस नहीं है या फिर बहुत कम बैलेंस है। इसकी वजह से उन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इसके बाद डेटा प्राइवेसी का कंसर्न भी सामने आता है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम को कि जो उनकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके बीच में और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच में ऑपरेशनल सेग्रीगेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में पैसे का फ्लो देखने को मिला है जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया गया। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को नजरअंदाज किया गया। क्या यही कहीं ना कहीं यहाँ के CEO विजय शेखर शर्मा की एरोगेंस रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि कई इंटरव्यूज में जो इन्होंने मीडिया चैनल्स के साथ किए यही चीज देखने को मिली। उनकी बातों में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि fundamentally believe that Paytm is number 3 payment player. That is where the beginning of the problem is in understanding. I'm surprised that people don't know this in this country, but we make profit, so it is. Somebody who's not met us and have an opinion on us is not my opinion to keep an opinion on that. आरबीआई की इस 31 जनवरी वाली अनाउंसमेंट ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया। लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे पेटीएम के अंदर उसे जल्दी से बाहर निकालना शुरू किया, तो बड़ी तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश कर गया। लोगों को काम डाउन करने के लिए पेटीएम ने कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया कि कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ पर 2 फरवरी को विजय शेखर शर्मा ने भी ट्वीट किया था, टू एवरी पेटीएम यूजर योर फेवरेट ऐप विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29th of Feb as usual. For every challenge there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation. Our nation India will keep winning global accolades in Paytm innovation and innovation in financial services. जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से देशभक्ति का यहाँ पे सहारा लिया गया। भाई हम कंपनी नहीं है, हम यहाँ पर देश की सेवा कर रहे हैं। बार बार इंडिया का नाम लेकर के पेटीएम को इसके पीछे छुपाया गया। मेरी राय तो ये है कि इन सभी ऐसी कंपनीज को से चौकन्ने होकर के रहना चाहिए जो हद से ज्यादा देशभक्ति का सहारा लेती है। कुछ साल पहले एक फोन आया था फ्रीडम 251, जो फोन के पीछे एक इंडिया का झंडा सा छाप रखा था। वर्ल्ड चीपेस्ट फोन करके इसे बेचा गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम निकला। और अगर किसी कंपनी में प्रोडक्ट में उनकी सर्विसेज में खुद वैल्यू नहीं होती तो उस वैल्यू को यूज करने के लिए देशभक्ति का सहारा लेते हैं। प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ज्यादा कुछ कहने को अगर होता नहीं है तो वो लेते हैं देशभक्ति का सहारा यहाँ पर लिया जाता है। हमारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदो क्योंकि हम इंडियन है, हमारी कंपनी इंडियन है, इसलिए आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। एनीवेज पेटीएम पर वापस आए तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल अब शायद से बदल जाएगा। अब हम बैंक होने की जगह पे एक थर्ड पार्टी पेमेंट्स बैंक बन जाएंगे। तो बैक एंड पर हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, बड़े लिमिटेड टाइम में इसे करना पड़ेगा। पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट की बात करें कि कितना पैसा कमाया इस कंपनी ने, साल भर आपको देखने को मिलेगा हमेशा से कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रही है जब से इसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया। इस चार्ट को देखिए, 2021 में इस कंपनी ने 1600 करोड़ का लॉस उठाया और 2022 में 1500 करोड़ का लॉस उठाया, पर 2023 में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 170 करोड़ रुपए का लॉस किया। अच्छी खबर यहाँ पर ये थी कि इस साल ये कंपनी लॉस नहीं उठा रही थी और इस साल 2024 में ये कंपनी अपना पहला प्रॉफिट कमाने वाली थी। लेकिन अब जो हुआ इस सब को देख करके ये काम बड़ा मुश्किल लगता है। कंपनी एक्सेप्ट करती है कि लॉस जो है इस बार 500 करोड़ से ज्यादा का होगा। ये बात पेटीएम ने खुद पब्लिक के सामने रिवील की और ये कहते हुए कि आगे से वो आरबीआई की गाइडलाइंस से आगे कंप्लाइंग करेंगे। लेकिन इसके अनाउंसमेंट के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिर गया। विजय शेखर शर्मा ने थोड़े और बेहतर जवाब ढूंढने चाहिए उन्हें इन सवालों से। अगर आपको लोगों को कन्विंस करना है तो एक्चुअली में लोगों को कन्विंस करना यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पेटीएम के सामने आम जनता अपनी कंपनी की चॉइस को लेकर के
काफ़ी अच्छी होती है और जो ट्रस्ट यहाँ पर होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग एक बार ही अपने टूथपेस्ट को चूज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई अब मैं इसी टूथपेस्ट को हमेशा से ज़िंदगी भर आजमाऊंगा, और बहुत ही देर के बाद या बहुत ही मुश्किल से वो अपना दूसरा ब्रांड चूज़ करते हैं। आसानी से इन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो पूरे बैंक को ही बदलने की बात आई है। कस्टमर्स को वापस लाना आसान नहीं होगा पेटीएम को अपने वापस बैंक में लाने के लिए, लेकिन कस्टमर्स को पेटीएम को कन्विंस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।